वो दिन मुझे आज भी ठीक से याद है, या फिर वो दिन ही ऐसा था कि मैं आज तक उसे भुला नहीं पाया। कुछ यादें आपके दिलो दिमाग पर इतना बुरा असर छोड़ जाती है कि आप चाहकर भी उस दिन को भुला नहीं सकते। 17 जुलाई मेरा जन्मदिन था। 1987 का वो दिन मुझे आज भी ठीक से याद है। उस साल मैं छत्तीसगढ़ में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो एक रेलवे का प्रोजेक्ट था। एक जंगल के बीच से गुजरती हुई रेल की लाइन, जो कि कई सालों से बंद पड़ी थी, उस पर काम चल रहा था। वो मेरा पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि शहर से बहुत दूर और घने जंगलों में था। सुना था कि 1980 के साल के दौरान भी उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था, पर जब जंगल के बीच से रेलवे लाइन की पटरियों पर काम करना शुरू हुआ तो एक एक कर अचानक ही वहां के मजदूर गायब होने लगे। कहते हैं कि किसी अनजान चीज ने उन मजदूरों का बहुत बुरा हाल किया था, तो कुछ मजदूर डर के मारे उस जगह को छोड़कर भाग गए थे। पर आज के अफसरों की माने तो जंगली जानवरों के डर की वजह से वो सारे मजदूर जंगल छोड़कर भाग गए थे। अब सच क्या था मुझे ठीक से पता नहीं था। 2 जुलाई को मैं एक जीप लेकर पहली बार उस दूर दराज के जंगल के अंदर पहुंचा था। मेरे जाने से एक दिन पहले ही वहां टेंट वगैरह लगाए गए थे और ट्रक से भारी भरकम सामान को पहुंचाया गया था। पर मैंने जो भी उस जगह के बारे में सुना था तो मैंने टेंट में रुकने से साफ साफ इनकार कर दिया। मैंने अपने लिए ही नहीं बल्कि मेरे साथ जो 15-20 मजदूर थे उनको भी टेंट में रुकने से मना कर दिया, क्योंकि मैं अकेला ही वहां का इंजीनियर भी था और उन सब मजदूरों का सुपरवाइजर भी था। इसीलिए जब तक कि हमारा वहां रुकने का ठीक से इंतजाम नहीं हो जाता और हमारी सुरक्षा के लिए गार्ड नहीं मिल जाते, मैंने किसी को भी जंगल में रुकने नहीं दिया। हम सब दिन भर वहां काम करते और अंधेरा होने से पहले ही जंगल से निकल जाते थे। बीच बीच में कुछ बड़े बड़े अफसर अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर दिन में एक बार आकर काम कहां तक पहुंचा है ये देखकर वापस चले जाते थे। पर तब रेल लाइन का काम बहुत जल्दी होना जरूरी था, क्योंकि उस काम के लिए गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता ही चला जा रहा था और हम सबका जंगल में आने जाने में काफी समय गुजर रहा था। तो दिन भर में बस 3 या 4 ही घंटे काम होता था। इसीलिए फिर एक ट्रेन को जंगल के अंदर जहां तक पटरियां बिछी हुई थी वहां तक लाया गया और हम सबका उस ट्रेन में रहने का इंतजाम कर दिया गया और हमारी सुरक्षा के लिए कुछ हथियार दिए गए। ट्रेन के आने के बाद मुझे उस जंगल में थोड़ा बहुत सुरक्षित लगने लगा था। अब आने जाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं किसी को भी अंधेरा होने के बाद काम नहीं करने देता था, क्योंकि उन सब मजदूरों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। और उस जंगल की सच्चाई कुछ और ही थी, जिससे हम सब अब तक अनजान थे। मैंने सब मजदूरों को वार्निंग दे रखी थी कि अंधेरा होने के बाद सब लोग अपने अपने बोगी के दरवाजों को अंदर से बंद कर लेंगे और मेरी इजाजत के बगैर कोई भी गाड़ी से नीचे नहीं उतरेगा। अब काम थोड़ा तेजी से चल रहा था। अब हम सुबह सुबह उठकर दिन में 7 या 8 घंटे काम करते थे। कभी कभी तो 10 से 12 घंटे तक काम चलता था और ऐसे ही 2-4 दिन गुजर गए। एक रात जब मैं उस ट्रेन में सो रहा था तो मैंने ट्रेन के बोगी पर बाहर की तरफ से नाखूनों से खरोचने की आवाज सुनी। उस आवाज से मेरी नींद टूट गई, पर मैं जानता था कि शायद ये कोई जंगली जानवर या फिर कोई भालू वगैरह होगा। तो उस वक्त मैंने सोचा कि इस वक्त बाहर जाना ठीक नहीं होगा और मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा। पर रात भर मैंने कई बार वो खरोचने की आवाज सुनी। शायद कोई जानवर था जो इंसानी महक को सूंघ रहा था। सुबह होते ही मैंने सब मजदूरों को रात की उस आवाज के बारे में बताया, तो बाकी सब ने कहा वो तो बहुत गहरी नींद में थे, तो किसी ने वो आवाज नहीं सुनी। बस एक मजदूर था जिसने रात को लोहे पर खरोचने की आवाज सुनी थी। उसके बाद जब मैंने हमारे ट्रेन की सभी बोगियों को बाहर से देखा तो मैं हैरान रह गया। ट्रेन की बोगियों पर बाहर की तरफ से जगह जगह पर बड़े बड़े नाखूनों से खरोचने के निशान थे, और वो निशान सिर्फ खरोच के नहीं थे बल्कि बहुत सी जगह पर बोगी के लोहे की उस मोटी परत को चीरा पड़ा हुआ था। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि ये काम किसी भालू या किसी जंगली जानवर का नहीं है और न ही ये काम किसी इंसान का है, क्योंकि न जानवर
और न ही किसी इंसान की नाखूनों में इतनी ताकत होती है कि वो लोहे की मोटी परत को चीर कर निकल जाए। वो देख मैंने सब मजदूरों को बस सावधान रहने को कहा और अपने अपने हथियार हर वक्त अपने पास रखने को बोला। हमारा किस चीज से सामना था हमें कुछ भी पता नहीं था, पर मैं हर वक्त तैयार रहना चाहता था। उसी दिन दिन भर काम करने के बाद रात में मैं कुछ 3 या 4 मजदूरों के साथ बोगी के बाहर बैठा हुआ था। सामने कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाई गई थी और हम सब उस जंगल में रात की उस ठिठुरती हुई ठंड में आग के सामने बैठकर उस आग की लपटों से अपने हाथ पैर सेक रहे थे। तब एक मजदूर ने मुझसे कहा, साहब और कितने दिन लगेंगे काम पूरा होने में? तो मैंने कहा, पता नहीं, यही कोई 20 या 25 दिन और लग जाएंगे शायद। तो उस मजदूर ने जंगल में यहां वहां देखते हुए मेरे बहुत पास आकर कहा, साहब मुझे घर जाना है, मुझे यहां अब और काम नहीं करना। तो मैंने उससे कहा, अरे तुम चिंता ना करो, कुछ ही दिनों की तो बात है, बस कुछ दिन के बाद मैं दूसरी टीम को यहां बुलाने वाला हूं, फिर हम सब घर जा सकते हैं। तो उसने थोड़ी रोती हुई आवाज में कहा, नहीं साहब, मुझे कल ही घर जाना है। तो मैंने उसे समझाते हुए कहा, भूपेंद्र नाम है ना तुम्हारा? तो उसने अपना सर हिलाते हुए हाँ कहा। तो मैंने कहा, तुम वही हो ना जिसने खरोचने की आवाज सुनी थी? हाँ देखो भूपेंद्र, जंगल में ये सब चीजें होती रहती है, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, और फिर भी तुम्हें यहाँ डर लग रहा है तो मुझे कह देना, मैं कल ही तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा, ठीक है? तो भूपेंद्र ने फिर से यहां वहां देखा और कहा, मैंने उसे देखा है। मैंने उसकी ओर हैरान नजरों से देखते हुए पूछा, किसे? उसने उतनी ही गंभीरता से मुझसे कहा, उसे। ठीक से पता नहीं वो कैसा दिखता है, पर जिस तरह से वो हम सबको छुप छुप के घूर रहा था, उसके इरादे ठीक नहीं लगते। शायद वो बहुत बुरी चीज है, कोई बुरी आत्मा, भूत, ऐसा कुछ। तो मैंने कहा, भूपेंद्र तुम खामखा ही खुद भी डर रहे हो और बाकी सबको भी डरा रहे हो, पर उसका तो जैसे मेरी बात की तरफ ध्यान ही नहीं था। वो इस वक्त भी चुपके से हमें देख रहा होगा साहब। और इतना कहकर वो वहां से उठकर मजदूरों की बोगी में चला गया। मैंने बाकी सबकी तरफ देखा तो उनमें से एक मजदूर ने कहा, साहब जाने दो उसे, बहुत डरपोक है वो, रात तो रात दिन में भी बहुत डरता है, पहली बार ऐसी अनजान सुनसान जगह पर आया है ना, और ऊपर से ये दिन रात जंगली जानवरों की आवाजें, इसलिए वो डर रहा होगा। तो मैंने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और मैंने उस मजदूर को आग बुझाने को कहा कि कहीं उस आग की वजह से किसी जंगली जानवर को नुकसान न हो जाए, और हम सब अपनी अपनी बोगी के अंदर चले गए। दूसरे दिन सुबह एक अजीब आवाज की वजह से मेरी नींद टूट गई, जैसे कोई मुझे नींद से जगाना चाहता था। बाहर ठंड इतनी ज्यादा थी कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मैं आधी नींद में ही था, पर वो आवाज मुझे बार बार सुनाई दे रही थी। मैंने आधी नींद में ही बोझल आंखों से बोगी की खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। मुझे दूर एक पेड़ के पीछे कुछ एक इंसानी परछाई जैसा कुछ दिखाई दिया। मैंने फिर अपने सिर को थोड़ा सा हिलाया और नींद से जागने की कोशिश की और फिर से बाहर देखा। वो परछाई यहां से वहां घूम रही थी। मैंने फिर अपनी आंखों को मसलते हुए ठीक से देखा। किसी परछाई ने पेड़ों के पीछे से झुकते हुए अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, और अगले ही पल वो परछाई पेड़ों के बीच ही कहीं गायब सी हो गई। वो देख मैं उठकर बैठ गया। मैंने बार बार हर एक पेड़ को ठीक से देखा, पर अब मुझे उन पेड़ों के बीच वहां कोई भी हलचल नजर नहीं आ रही थी। मैंने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर उस बात को टाल दिया और फिर उठकर काम शुरू करने की तैयारी करने लगा। आज सब ने करीब करीब 10 घंटे काम किया था और अब दिन ढल रहा था और शाम हो गई थी। कुछ मजदूर रात के खाने का इंतजाम करने में लग गए तो कुछ बाकी सारे सामान को एक जगह जमा कर रहे थे। दिन भर काम करने के बाद मैं भी बहुत थक गया था और थककर मैं अपने बोगी में आकर एक सीट पर लेट गया। तब मुझे बाहर से फिर वही आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुन मैंने झट से उठकर खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर भूपेंद्र खड़ा था। मुझे देख वो थोड़ा सा मुस्कुराया
तो मैंने उससे कहा, वो तुम्हें थे ना जो आज सुबह ऐसी आवाज निकाल रहे थे? तो वो और थोड़ा मुस्कुराते हुए मेरी खिड़की के और पास आया और उसने कहा, मतलब आपने भी वो आवाज सुनी है ना? तो मैंने फिर उसे कहा, आवाज सुनी ही नहीं बल्कि तुम्हें भी देखा। तुम वहां कहीं मुझे देख झाड़ियों के पीछे छुप रहे थे, है ना? तो भूपेंद्र गंभीर होकर बोला, वो मैं नहीं था साहब, वो वही था जिसे मैंने कल देखा था। कोई आत्मा, बुरी आत्मा। सुबह जब मैंने वो आवाज सुनी मैं समझ गया कि ये उसकी आवाज है। इसलिए मैं सर से पांव तक चद्दर ओढ़कर बस पड़ा रहा। पर अब आपने भी उसे देखा है। बोलो, बोलो ना साहब, देखा है ना? तो मैंने फिर अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, नहीं, उसे नहीं देखा। मतलब मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने बस वो आवाज सुनी है और मैं ये भी जानता हूं कि वो किसी जानवर की आवाज थी। हालांकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि सुबह मैंने किसी काली परछाई को देखा जरूर था, पर मैं भूपेंद्र के सामने ऐसी बात नहीं करना चाहता था कि जिसे सुनकर वो और डर जाए और इस बात की वजह से बाकी सारे मजदूरों में भी डर फैल जाए। खाना खाने के बाद उस रात मैंने आगे क्या करना है इस बारे में बहुत सोचा और मैंने दूसरे ही दिन पास के स्टेशन ऑफिस के लिए अपने हाथ से ही लेटर लिखना शुरू कर दिया। तब मैंने एक अजीब चीज को महसूस किया था। कोई तो बोगी के ऊपर अपने बड़े बड़े कदमों के साथ चल रहा था। उसके भारी भारी कदमों की आवाज आ रही थी। अब वो भालू जैसा कोई जानवर था या फिर वो साया था, पता नहीं था। मैंने झट से अपनी बोगी की खिड़की को बंद कर लिया। उसके दूसरे दिन मेरा जन्मदिन था, तो उस दिन मैं मजदूरों को दिन भर का काम समझाकर पास ही के एक असिस्टेंट इंजीनियर के ऑफिस चला गया ताकि वहां से मैं अपने ऑफिस को लेटर और अपने घर फोन कर सकूं। बहुत दिनों बाद मैंने अपने घर फोन किया था। घर में सब मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं भी अब घर वापस जाना चाहता था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैं जान चुका था कि वहां कोई तो खतरा है और अगर मैंने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो जरूर किसी न किसी मजदूर की जान जा सकती है। अपना काम खत्म कर शाम को जब मैं वापस जंगल के अंदर पहुंचा तो देखा कि कोई भी वहां काम नहीं कर रहा था। मैंने घड़ी में देखा तो अब तो बस 4 बज रहे थे, जबकि हम रोज 5 बजे काम से छुट्टी करते थे। जब मैं बोगियों के पास पहुंचा तो बोगी के सारी खिड़की दरवाजे बंद थे। वहां भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मुझे वो थोड़ा अजीब लगा। सब अचानक कहां गायब हो गए। मैं फिर उस बोगी के पास चला गया जहां वो सारे मजदूर एक साथ रहा करते थे और मैंने बोगी का दरवाजा बजाया। 1 बार बजाया, 2 बार बजाया, पर कोई आवाज नहीं। अरे अरे, कहां चले गए सब? मैं यहां नहीं था तो काम से जल्दी छुट्टी ले ली क्या? मेरी आवाज सुनकर एक मजदूर ने बोगी की खिड़की को थोड़ा सा खोला और मुझे देखा और धीरे से कहा, साहब जल्दी से अंदर आ जाइए। और फिर दूसरे एक मजदूर ने बोगी का दरवाजा खोला। मैं उनकी बोगी के अंदर चला गया तो सब एक दूसरे से लिपट कर बैठे हुए थे। कुछ 3 या 4 मजदूरों को बहुत बुरी तरह से बुखार चढ़ा हुआ था। उनकी हालत देख मैं भी चौंक गया। अरे क्या हो गया है इनको? चलो अभी के अभी हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने 1-2 मजदूरों को उन्हें उठाकर गाड़ी में रखने को कहा और उन्हें अपने साथ चलने को कहा, पर कोई भी अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं था। तो मैंने फिर से कहा, अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? ये लोग बीमार हैं, इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। भूपेंद्र, भूपेंद्र, चलो उठाओ इन सबको। पर मैंने उन सब मजदूरों को गौर से देखा। भूपेंद्र वहां था ही नहीं। मैं समझ गया कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक मजदूर बहुत कांप रहा था तो मैं उसके पास चला गया और उससे प्यार से पूछा, यहां क्या हुआ है? मुझे ठीक ठीक बताओ। और भूपेंद्र कहाँ है? पहले तो वो बात करने से भी डर रहा था। मैंने किसी तरह उसे समझाया, अरे कुछ तो बताओ, वरना मुझे आगे क्या करना है कैसे पता चलेगा? तो उसने डरते हुए ही कहा, साहब आपके जाने के बाद जैसे आपने बताया था हमने पटरियों पर काम करना शुरू किया। दोपहर को हम खाना खाने वापस बोगियों के पास पहुंचे थे तो देखा कि सारा अनाज सब गायब था। हमें लगा कि शायद किसी जानवर ने अनाज खा लिया होगा।
पर उसके बाद जो हमने देखा, वो देख सब बहुत डर गए। कोई चीज थी जो हवा में लहरा रही थी। पल भर में वो नीचे आकर हमारे बदन से होकर गुजर रही थी। ये चारों वही मजदूर है जिनके बदन से होकर वो चीज गुजरी है। तब से इन्हें बहुत तेज बुखार है। इतना ही नहीं, हमने उस चीज पर गोलियां भी चलाई, पर उस पर गोलियों का कुछ असर ही नहीं हो रहा था। हम जानते थे कि वो कोई इंसानी चीज नहीं है, कोई शैतानी ताकत है। हम उसे हरा नहीं सकते थे। तो हमने किसी तरह एक दूसरे को सहारा दिया और बोगी के अंदर आकर छुप कर बैठ गए। पर जब हम सब अपनी अपनी जान बचा रहे थे, तब भूपेंद्र चीखते चिल्लाते हुए दौड़ते हुए जंगल में कहीं चला गया। डर के मारे वो पागल हो गया था। भागते वक्त वो चिल्ला रहा था कि ये वही चीज है जिसे उसने और आपने देखा है। कोई भयानक काला साया, कोई आत्मा, और अब वो हम सबको मार देगी। वो हमें यहां से जिंदा जाने नहीं देगी साहब। मैंने उस मजदूर को शांत किया और कहा, ये भूपेंद्र भी ना, क्या जरूरत थी जंगल में जाने की? पता नहीं अब इस वक्त कहाँ होगा। और फिर मैंने मजदूरों को समझाना शुरू किया। देखो, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे पास जो एक गाड़ी है, उसमें हम सब बैठकर जंगल से बाहर नहीं जा सकते, और अब कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। तो आज रात हम सब यहीं रुककर सुबह होने का इंतजार करेंगे, और फिर सुबह होते ही सबसे पहले कुछ लोग मेरे साथ भूपेंद्र को ढूंढेंगे। अगर वो मिला तो ठीक, नहीं तो हम दोपहर होने से पहले ही जंगल छोड़कर निकल जाएंगे। मेरी इस बात का किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। शायद सबने इस बात को मान लिया था कि आज की रात उनकी आखिरी रात है। पर मैं फिर भी हर किसी के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, उन्हें शांत रखने की कोशिश कर रहा था। अब बाहर सब तरफ अंधेरा हो चुका था। मैं उन लोगों को धीरज दे ही रहा था कि तभी हम सब ने बोगी पर खरोचने की आवाज सुनी। मैंने सबको एकदम शांत रहने को कहा। कुछ देर बाद सब अपने आप ही शांत हो गया। तभी किसी ने जोर जोर से बोगी के दरवाजों को पीटना शुरू किया। उस आवाज से हम सब चौंक गए और बहुत घबरा गए। उन सब चीजों की वजह से मैं भी बहुत घबराया हुआ था। पर बस एक ही चीज थी कि जिस वजह से मुझ में थोड़ी हिम्मत बची थी, और वो ये कि उन सब मजदूरों की मुझ पर जिम्मेदारी थी। किसी भी हालत में मुझे उन सब की जान बचानी थी। लेकिन कोई बार बार दरवाजों को पीटता चला जा रहा था। मैंने फिर से इशारे से सबको शांत रहने को कहा और बोगी की खिड़की को थोड़ा सा उठाकर बोगी के बाहर देखा। आज शायद पूर्णिमा की रात थी, क्योंकि रात होने के बावजूद भी बाहर अच्छी खासी रोशनी थी। मैंने फिर से यहां वहां नजर घुमाई तो देखा कि बाहर भूपेंद्र खड़ा था। सूखे पत्ते की तरह वो कांप रहा था। वो इतना घबराया हुआ था कि घबराहट में उसे सांस भी नहीं आ रही थी। मैंने धीरे से ही उसे आवाज दी, भूपेंद्र, जल्दी से अंदर आ जाओ। और मैंने धीरे से उस बोगी का दरवाजा खोला, लेकिन वो अंदर आ ही नहीं रहा था। वो वही का वही खड़ा था। तभी उसने उंगली से सामने की ओर इशारा करते हुए बोला, वो सामने वहां कोई है। मैंने उसे कहा, भूपेंद्र, वहां कोई नहीं है, तुम बस जल्दी से अंदर आ जाओ। तो उसने चिल्लाकर कहा, दिख नहीं रहा क्या तुम लोगों को? वहां कोई है। तो मैंने फिर से उसे कहा, भूपेंद्र, तुम अपने साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। और फिर बात करते करते अचानक ही उसकी आवाज बदल गई। अरे, वो सामने दिख नहीं रहा क्या? वो वहां पेड़ के पीछे। वो इंसान नहीं है, पक्का कोई आत्मा है। मैंने भूपेंद्र की तरफ देखा तो वो अजीब तरह से अपनी गर्दन को पीछे मोड़ते हुए देख रहा था, और फिर अचानक ही वो नीचे गिर पड़ा और मेरी आंखों के सामने भूपेंद्र अपने आप ही घसीटता हुआ जंगल में चला जा रहा था, जैसे कि कोई उसकी टांग पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। और वो चिल्लाए जा रहा था, मुझे बचाओ साहब, मुझे बचा लो, मैं घर जाना चाहता हूं। न जाने उस वक्त मुझ में कहां से इतनी हिम्मत आई थी। मैंने पास ही पड़ी अपनी बंदूक उठाई और एक दो जो बहादुर मजदूर थे उन्हें साथ लेकर बोगी से नीचे कूद पड़ा। और जिस दिशा में भूपेंद्र घसीटता हुआ गया था, हम भी उसी दिशा में दौड़ते हुए चले गए। कुछ 1 आध किलोमीटर भागने के बाद हमने देखा
कि भूपेंद्र एक पेड़ को पीठ लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन वो अजीब तरह से बैठा हुआ था। हमारे वहां आने की आहट को सुनकर उसने हमारी तरफ देखा। साहब आओ, आओ, यहाँ मेरे पास आओ, मुझे ठीक से देखो। मैंने कहा था ना कि कोई है, इस जंगल में कोई है, पर आपको मुझ पर यकीन नहीं था। आपने मेरी बात को नहीं माना। मैं पागल नहीं हूं। और ऐसा कहकर उसने पास ही पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और उसे अपने सर पर जोर जोर से मारने लगा। वो देख मैं बहुत डर गया। हाथ में बंदूक तो थी, पर उसका कुछ भी फायदा नहीं था। सामने भूपेंद्र था या कोई और था, कुछ पता नहीं था। और फिर गोली चलाता तो भी किस पर। उस 1 मिनट के अंदर ही भूपेंद्र लहूलुहान हो गया। उसका यह हाल देखकर हमारे पसीने छूट गए थे। सब बहुत घबराए हुए थे। फिर भी हम सब दौड़कर उसके पास चले गए और हम सब ने उसे चारों तरफ से कस के पकड़ा। किसी ने उसके हाथ पकड़े थे तो किसी ने उसके पैर पकड़े थे, पर उसमें जैसे कोई शैतानी ताकत थी कि वो हम चारों से भी संभला नहीं जा रहा था। तभी मैंने देखा कि आगे कुछ ही दूरी पर वही शैतान खड़ा था और मुझे देख मुस्कुरा रहा था। मुझे पता नहीं था कि अब क्या करना है, पर इस बार उस शैतान को देख मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। शायद इसका कारण ये मजदूर ही थे, जिनकी वजह से मुझ में अब भी हिम्मत बाकी थी। और उस शैतान को देख एक बात तो मैं समझ गया था कि वो नहीं चाहता था कि हम में से कोई भी उस जंगल में रुके और उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी मालकियत उसकी इस जगह पर कुछ भी करे। तो मैंने बस उसे हाथ जोड़े और चिल्लाते हुए कहा, हम सब कल ही यहां से चले जाएंगे, हमें माफ कर दो। हमें पता नहीं था कि ये जंगल तुम्हारा घर है। ये गरीब मजदूर है, इन्हें मारने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। माफ कर दो, जाने दो इन्हें। और मेरी उस बात के बाद वो परछाई धुएं की तरह हवा में बिखर गई। भूपेंद्र भी नॉर्मल हो गया, पर उसके सर से अब भी खून बह रहा था। तो हम किसी तरह उसे लेकर बोगी के पास पहुंचे और सबसे पहले मैंने भूपेंद्र को फर्स्ट एड दिया। उस रात 1 मिनट के लिए भी मेरी आंख नहीं लगी और दूसरे दिन सुबह हम सब वहां से निकल गए। कुछ मजदूरों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो कुछ मजदूरों को घर भेज दिया गया। और फिर मैंने उस जंगल के और वहां के हालात के बारे में एक लंबी सी रिपोर्ट बनाई और मेरे इस्तीफे के साथ ही उसे डिपार्टमेंट को भेज दिया। उसके बाद पता नहीं वहां फिर से काम शुरू हुआ भी या नहीं, पर आज भी मुझे मेरे जन्मदिन पर वो भयानक रात याद आती है। आधी रात हो चुकी थी। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। मैं अपना काम खत्म कर ऑफिस से बाहर निकल पड़ा। मेरे ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी करने वाले नंदलाल जी तब गेट के पास ही बैठे हुए थे। बड़े बुजुर्ग थे, यही कोई 50-55 के करीब उनकी उम्र होगी। मुझे बाहर आते देख वो बोले, बेटा इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने उन्हें कहा, जी कुछ अर्जेंट काम था तो रुका था, अब घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, शायद तुम्हें पता न हो, पर आज अमावस की रात है, हो सके तो यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। अमावस की रात सुनते ही मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। ऊपर सब तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा, नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रात अमावस की हो या पूर्णिमा की। तो उन्होंने फिर कहा, अच्छा ठीक है, तो अगर थोड़ी देर रुक सको तो रुक जाओ, कुछ ही देर में मेरी ड्यूटी भी खत्म होने वाली है। तुम चाहो तो हम दोनों साथ में चल सकते हैं। ऐसी काली रात में अकेले जाना ठीक नहीं होगा बेटा। मुझे लगा कि शायद अमावस की रात की वजह से वो अंकल खुद ही डरे हुए थे। पुराने जमाने के इंसान थे तो भूत प्रेत ऐसी चीजों को मानते होंगे, पर मुझे पहले ही बहुत देर हो गई थी। तो मैंने उनसे कहा, जी नहीं, मुझे घर पर थोड़ा जरूरी काम भी है और कहीं आखिरी बस भी निकल गई तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसा कहकर मैं उनसे छुटकारा पाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे तो मैं सिर्फ एक आम सिक्योरिटी गार्ड हूं और तुम पढ़े लिखे इंसान हो, मैं तुम्हारी बराबरी तो नहीं कर सकता, पर मुझ बुजुर्ग के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो ना। और ऐसा कहकर मेरे हाथ में एक कागज की पुड़िया थमाते हुए उन्होंने बोला, मेरी पत्नी ने मुझे ये माता का अंगार दिया था और तुम जाना ही चाहते हो तो बस इसे अपने जेब में रख लो।
मैंने उनका दिल रखने के लिए झूठ मूठ का हंसते हुए उनके हाथ से वो पुड़िया लेकर अपने बैग में रख दी और वहां से निकल पड़ा। मैं अपने ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। हवाएं जोरों से चल रही थी, ठंड भी काफी थी, मानो हवाएं मुझसे कुछ कहना चाहती थी। बड़ी देर इंतजार करने के बाद भी कोई बस नहीं आ रही थी। तभी मैंने एक आदमी की परछाई देखी। वो आदमी मुझसे काफी दूर होने के कारण उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था और अंधेरा भी इतना ज्यादा था कि कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लगा शायद कोई मेरी ही तरह देर से घर जा रहा हो। मैंने घड़ी में देखा तो 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे और मैंने फिर सामने देखा तो परछाई अचानक ही कहीं गायब हो चुकी थी। वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। तभी एक टैक्सी मेरी तरफ आती हुई दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद आखिरी बस भी निकल चुकी होगी। अच्छा होगा कि टैक्सी से ही घर जाया जाए। तो मैंने टैक्सी वाले को हाथ दिखाकर टैक्सी रोकी। मेरी जगह का नाम बताकर मैं टैक्सी में बैठ गया, पर टैक्सी वाले ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया और वो टैक्सी शुरू कर टैक्सी चलाने लगा। तभी मैंने उस टैक्सी वाले से पूछा, जी आपने अभी आते समय किसी आदमी को देखा? नहीं। बस इतना कहकर वो चुप हो गया। तो मैंने फिर से उससे कहा, जी अभी मैंने एक आदमी की परछाई देखी थी। मुझे लगा कि वो मेरी तरफ आ रहा है और बस कुछ एक पल के लिए मैंने घड़ी में देखा, तब तक वो आदमी वहां से कहीं गायब हो चुका था और वो आदमी जहां खड़ा था आपकी टैक्सी उसी तरफ से मेरी ओर आ रही थी। इसलिए मैंने आपसे पूछा, शायद आपने उस आदमी को देखा हो। एक बार बोला ना नहीं देखा। मुझे वो टैक्सी वाला थोड़ा अजीब लगा तो मैं चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद मेरा ध्यान टैक्सी में लगे मिरर की ओर गया तो मैंने देखा कि वो टैक्सी ड्राइवर बार बार मुझे उस मिरर में देख रहा था। कुछ देर बाद उस टैक्सी वाले ने मुझे घूरते हुए कहा, शायद आप जानते नहीं कि आज अमावस की रात है और अमावस की रात कोई साया दिखना आम बात है। मैंने भी मिरर में देखा पर उस आदमी का चेहरा मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैंने उससे कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या वो कोई भूत था? यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ, पर शायद आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना मेरे नसीब में लिखा था। मुझे उस आदमी पर गुस्सा आया। एक तो वो ठीक से बात नहीं कर रहा था और उसे लग रहा था कि उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं डर जाऊंगा। तो मैंने थोड़ा चिल्ला कर कहा, क्या तुम पागल हो? कौन सी मंजिल की बात कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है ऐसी बातों से मैं डर जाऊंगा? मेरी बात सुनकर वो टैक्सी ड्राइवर हंसने लगा। आप मुझे कुछ भी कहे, पर आज की रात आपकी मौत तय है। मैंने फिर गुस्से में कहा, अजीब आदमी हो यार, कुछ भी बके जा रहे हो। ये मंजिल, ये मौत क्या पागलपन है? टैक्सी रोको, अभी के अभी टैक्सी रोको। तो उस टैक्सी वाले ने फिर कहा, आज आपकी मौत तय है, क्योंकि मैंने भी वो साया देखा था जो अभी कुछ देर पहले आपने देखा था, और जो भी उस साये को देख लेता है उसकी मौत तय होती है। मैंने उस टैक्सी वाले के कंधे को पकड़कर हिलाते हुए गुस्से में कहा, अबे चुपचाप टैक्सी रोक। तो उसने फिर से हंसते हुए जवाब दिया, एक बार पीछे देखो और फिर सोचकर बताओ कि उतरना है या नहीं। उतरोगे तो मर जाओगे। ये आदमी मुझे बहुत ज्यादा पागल लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पीछे देखा तो कोई काला साया मेरी ही तरफ बढ़ रहा था। उसका वो डरावना चेहरा देख मैं इतना तो समझ गया था कि वो कोई इंसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। वो नजारा देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा लगा जैसे पूरे बदन में बिजली दौड़ गई हो और मैं पीछे देखते हुए उस टैक्सी वाले पर चिल्लाने लगा, टैक्सी मत रोकना, कुछ भी हो जाए टैक्सी बिल्कुल मत रोकना। लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा नजारा देखा था। मैंने मौत को देखा था। वो साया हमारे पीछे पीछे ही आ रहा था। तभी मैंने टैक्सी के अंदर देखा तो टैक्सी के अंदर कोई नहीं था। टैक्सी अपने आप ही चल रही थी। वो देख मेरी हालत और खराब होने लगी थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ये क्या पागलपन है? अभी तो टैक्सी वाला मुझसे बात कर रहा था। मैंने पीछे देखा तो वो टैक्सी वाला एक सड़क के किनारे खड़ा होकर मेरी ही तरफ देख हंस रहा था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो साया, ये टैक्सी और वो टैक्सी वाला, ये सब मेरी मौत का सामान ही लग रहा था। थोड़ा दूर जाने के बाद अचानक से टैक्सी को ब्रेक लगा और टैक्सी रुक गई और मुझे झटका सा लगा। ऐसा लगा जैसे मैं गहरी नींद से जाग गया हूं। मैंने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था, पर मेरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। टैक्सी वाले ने मुझे झंझोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ साहब?
बहुत डरे हुए लग रहे हो। तो मैं भी उसे बड़बड़ाने लगा, क्या मतलब, तुमने ही तो कहा था कि आज अमावस की रात है और हमारे पीछे साया भी लगा था। तुमने ही तो कहा था कि मेरी मेरी मौत तय है। अरे साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैं भला आपसे ऐसी बात क्यों करूंगा? क्या अजीब बात थी। क्या मैं सपना देख रहा था? मतलब वो साया, वो सब जो मैंने देखा वो सब झूठ था। मैंने टैक्सी से बाहर देखा तो मेरा घर आ गया था। मैंने चुपचाप उस टैक्सी वाले को पैसे थमाए और अपने घर चला गया। रात भर उस बुरे एहसास की वजह से मुझे नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने बैग में देखा तो वो पुड़िया शायद भीगने की वजह से काली पड़ चुकी थी। तभी मुझे ऑफिस से मेरे एक दोस्त का फोन आया। अरे कहां पर है तू? अभी जस्ट निकल रहा था। क्या हुआ, नींद नहीं हुई क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ। तो मेरी बात को बीच में ही तोड़ते हुए बोला, अच्छा अब निकल ही रहा है तो एक काम कर, ऑफिस आने से पहले वो फैक्ट्री के आगे बीच रास्ते में जो शमशान है ना, वहां पर आ जाना। तो मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा, अरे वो नंदलाल जी है ना, हमारे सिक्योरिटी वाले अंकल, उनकी कल रात एक हादसे में मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार के लिए हम सब वही जा रहे हैं। सुना है कि किसी टैक्सी ने टक्कर मारी थी। इतना सुनते ही मेरे हाथ से फोन नीचे गिर गया और मैं नंदलाल जी के दी पुड़िया की तरफ बस देखता रहा। शायद उसी पुड़िया की वजह से आज मेरी जान बच गई थी और उसी पुड़िया के न होने की वजह से नंदलाल जी की जान चली गई थी। यह कहानी साल 2004 या 2005 के बीच की है। ये एक सच्ची कहानी है। ये एक सच्ची घटना है जो मेरे दोस्त के साथ हुई थी। अब ये कहानी मैं मेरे दोस्त की जुबानी सुनाने जा रहा हूं। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। उन दिनों हमारे इलाके के लोग थोड़े डरे हुए थे। देर रात तक बाहर रुकने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। सुनने में आया था कि कोई चुड़ैल है जो रात भर यहां वहां घूमती रहती है। कई लोगों ने तो उसके रोने की आवाज तक सुनी थी। तो कुछ लोगों ने उसे देखने का दावा भी किया था और जिन्होंने भी उसे देखा था उनका कहना था कि वो चुड़ैल सफेद साड़ी में दिखाई देती है और रात भर वो अपने शिकार को ढूंढती यहां वहां भटकती है। ऐसे ही एक रोज की बात है। मेरे एग्जाम का आखिरी पेपर था और उसी दिन पास ही के एक गांव में हमारे एक रिश्तेदार की शादी भी थी। मेरे एग्जाम के कारण मैं शादी अटेंड नहीं कर सकता था। असल में मैं खुद शादी में जाना भी नहीं चाहता था। अब उस दिन आखिरी पेपर था तो मेरा और मेरे कुछ दोस्तों का घूमने फिरने का प्लान था। तो फिर जैसा फिक्स हुआ था बिल्कुल वैसे ही हम कुछ 5 या 6 दोस्त एग्जाम के बाद घूमने और फिल्म देखने चले गए। उस वक्त मेरे साथ मेरे ही घर के आसपास रहने वाले रवि और विकास भी थे। हमने दिन भर बहुत एंजॉय किया, घूमा फिरा, मूवी देखा और फिर घर के लिए निकल गए। लेकिन दिन भर एंजॉय करने के चक्कर में हम सब उस रात वाली चुड़ैल के बारे में भूल ही गए थे। अब घर वापस आते आते हमें बहुत रात हो गई थी। हम लौटकर वापस तो आ चुके थे लेकिन हम गली के बाहर रास्ते पर ही खड़े थे। गली के अंदर इतना घना अंधेरा था कि गली में जाने की किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। हम सबको एहसास हो गया था कि देर रात बाहर रुककर हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उस चुड़ैल की बस याद से ही बदन के अंदर बिजली सी दौड़ गई। हम तीनों गली के ठीक सामने खड़े थे और बस एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है। तब रवि ने कहा, यार बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। विकास तो पहले से ही बहुत डरपोक था। रवि की बात सुनकर उसने कहा, प्लीज यार बात मत कर, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा, डर मत विकास, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा हमें, और वैसे भी हम 3 हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तो रवि ने फिर धीरे से कहा, यार वो इंसान नहीं है, 3 क्या 1000 लोग भी आ जाए तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बात को सुनकर विकास और भी डर गया। प्लीज यार तुम दोनों चुप नहीं बैठ सकते क्या? तो कुछ देर के लिए हम सब शांत हो गए। बहुत देर तक बस गली के अंदर फैले हुए अंधेरे में देखते रहे कि शायद कोई इंसान वगैरह नजर आ जाए या कोई हलचल सुनाई दे तो उसकी मदद से हम आगे जा सके। पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत देर तक देखने के बाद और कुछ सोचने के बाद हम तीनों ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी विकास ने डरते हुए धीरे से ही कहा, कहीं वो चुड़ैल दिख गई तो? तभी रवि बोला, यार तुम बहुत ही डरपोक इंसान हो। आज तक उस औरत ने मतलब उस चुड़ैल ने किसी को कुछ नहीं किया है तो हमें भी कुछ नहीं होगा।
तुम खामखा डर रहे हो। तब मैंने उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहा और उन्हें शांत करते हुए बोला, श्श, कुछ भी हो जाए हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना और बस चुपचाप बिना कोई आवाज किए चलते रहो। तभी विकास फिर से बोल पड़ा, अरे मैंने सुना है कि जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देती है या फिर हमेशा के लिए गायब कर देती है। तो मैंने उसे गुस्से में कहा, यार अब चुप भी हो जाना। विकास को चुप कर अब हम तीनों धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाने लगे। गली के अंदर अंधेरे में हम काफी आगे जा चुके थे। सब तरफ एक अजीब सा डरावना माहौल बना हुआ था। उस चुड़ैल के ख्याल से ही विकास के हाथ पांव कांपने लगे थे। हम तीनों भी हर आहट को ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे थे और तभी एक गली के मोड़ पर हमें एक सफेद कपड़ा लहराता हुआ दिखाई दिया। वो देख हम वहीं खड़े के खड़े रह गए। हमारा शरीर किसी पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। आगे बढ़ने की हमारी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। हम तीनों भी जोरों से कांपने लगे थे। हो न हो उस वक्त हम तीनों के मन में शायद एक ही सवाल उठ रहा था, अगर वो चुड़ैल हुई तो, अगर वो वहां से बाहर आकर हमारे सामने खड़ी हो गई तो, या फिर उसने हमें देख लिया तो। इस ख्याल से ही मेरा तो गला सूख गया था। बदन धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उस गली में छुपकर हमें ही झांक कर देख रहा हो या हमारे वहां तक आने का इंतजार कर रहा हो। हम तीनों भी अंदर से बहुत डरे हुए थे। आसपास कुछ भी नहीं था कि जिसके सहारे हम घर तक पहुंच जाते, या फिर कुछ हो जाए तो आसपास कोई सुनने वाला भी नहीं था। हम कई देर तक एक ही जगह पर खड़े थे, न बात कर रहे थे और न ही हिल रहे थे। पीछे मुड़ने तक की हिम्मत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम पीछे मुड़ गए और अगले ही पल उसने पीछे से हमला कर दिया तो। तभी रवि ने धीरे से मेरे हाथ को खींचते हुए हल्की आवाज में पूछा, क्या ये वही चुड़ैल है या फिर हमारा वहम है? तो मैंने कहा, पता नहीं वो क्या है। विकास तो बात करने तक से डर रहा था। उसने जैसे अपने आप को हमारे भरोसे ही छोड़ दिया था। तो मैंने उन दोनों के हाथों को कस के पकड़ते हुए कहा, दोस्तों हमें हिम्मत कर आगे बढ़ना ही होगा। अब हम पीछे भी नहीं जा सकते और न रात भर यहां खड़े रह सकते हैं। हमें बस शांति से आगे बढ़ना है। हम तीनों ने एक नजर एक दूसरे की तरफ देखा। हालांकि हमने एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन उस वक्त हम तीनों के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। हमने एक दूसरे को थोड़ी हिम्मत दी और हम फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम उस मोड़ की तरफ बढ़ रहे थे, हमारी धड़कन और तेज होती जा रही थी। हमें बस उस मोड़ के आगे जाना था, क्योंकि उसके आगे बस कुछ ही दूरी पर मेरा घर था। दूसरा तरीका यह था कि उसी गली के दाईं तरफ एक छोटा सा मंदिर था। कुछ भी गलत हो जाए तो हम उस मंदिर में आसरा ले सकते थे या उस मंदिर के पीछे से होकर घर की तरफ जा सकते थे। तो मैंने उन दोनों को दाईं तरफ की गली से जाने का इशारा किया और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पर अचानक ही हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी और वो आवाज सुनकर हमारे पैर जैसे जम से गए। हम तीनों फिर से जहां खड़े थे वहीं पर रुक गए। वो सच में किसी औरत की आवाज थी। हमारे आसपास कोई तो था जो रो रहा था। वो रोने की आवाज सुनकर हमारी हालत और भी खराब हो गई। विकास के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। मेरे तो कान के पीछे से पसीना बहने लगा था। रवि भी बहुत डरा हुआ था, पर वो अकेला था जिसकी वजह से मुझ में थोड़ी हिम्मत बाकी थी। मैंने हिम्मत कर उन दोनों से कहा, देखो दाईं तरफ मंदिर है और बाईं तरफ वो चुड़ैल हो सकती है। यहां रुकने से हम सब फंस सकते हैं। एक ही रास्ता है, हमें मंदिर की ओर चले जाना चाहिए या फिर यहीं खड़े होकर उस चुड़ैल के आने का और अपनी मौत का इंतजार करें। तो विकास ने कहा, तुम दोनों पागल हो। मैंने पहले ही कहा था ना, वहां कोई है। वो उसी औरत की साड़ी लहरा रही है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, हमारी मौत पक्की है। तो मैंने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, और यहां रुकना भी कौन सी समझदारी है। अब कुछ मत सोचो, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ते रहो और उस आवाज की तरफ बिना ध्यान दिए दाईं तरफ मंदिर की ओर मुड़ जाओ। हमने फिर से आगे चलना शुरू किया। हमें अब रोने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। सच में वो किसी औरत की आवाज थी। धीरे धीरे हम उस गली के मोड़ पर आ गए थे। हम बिना बाईं तरफ देखे दाईं तरफ मुड़ गए
और जैसे ही हमने मंदिर की तरफ देखा, हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। कोई औरत थी जो मंदिर के सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। जैसे कि हमने सुना था, बिल्कुल वैसे ही। उसके बदन पर सफेद साड़ी थी, बाल खुले हुए थे और बालों से चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उसे देखते ही हमारी तो हवा निकल गई। सारा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। पैर इतना भारी लगने लगा कि हिल भी नहीं पा रहा था। बदन पसीना पसीना हो गया। हमारे हाथ पांव और भी जोर जोर से कांपने लगे। वो औरत अपने दोनों हाथों में अपने चेहरे को छुपाकर रो रही थी। हम सब अपने पैरों को धीरे धीरे पीछे खिसकाते हुए जा ही रहे थे कि शायद उस चुड़ैल को हमारे वहां होने की भनक लग गई। वो रोते रोते अचानक ही शांत हो गई और अपना सिर उठाकर बालों के बीच से हमारी तरफ देखने लगी, मानो अब वो हम पर झपट कर हमें पकड़ने ही वाली हो। वो देख हमने वहां से पीछे मुड़कर पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। भागते भागते हम तीनों मेरे घर तक आ पहुंचे। वो क्या चीज थी, कौन थी, हमें कुछ भी पता नहीं था, पर वो बहुत डरावनी थी। पर हम तीनों बाल बाल बच गए थे। उस रात मेरे दोनों दोस्त मेरे ही घर पर रुक गए। जैसे तैसे डर डर के हमने वो रात गुजारी। सुबह होते ही मेरे दोस्त अपने अपने घर चले गए और मेरे घर वाले भी तब तक शादी से घर वापस आ गए थे। तो मैंने मेरे पिताजी को रात के उस किस्से के बारे में बताया कि कैसे हमने उस चुड़ैल को देखा और उसे देख हमारी क्या हालत हुई थी। लेकिन मेरी बात सुनकर उल्टा वो जोर जोर से हंसने लगे। जब मैंने उनसे हंसने का कारण पूछा तो बोले, बेटा, हमारे इलाके में कोई चुड़ैल वगैरह नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। और जिसे तुम लोगों ने देखा ना, वो कोई चुड़ैल नहीं थी। वो हमारे ही पीछे की गली में रहने वाली एक बदनसीब औरत है। कुछ ही दिन पहले उस औरत के जवान बेटे की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है और उसके पति की भी कुछ हफ्ते पहले बीमारी के चलते मौत हुई थी। पति और बेटे की एक के बाद एक मौत की वजह से उस औरत को बहुत बुरा सदमा लगा है और इसलिए वो रात दिन अपने पति और बेटे की याद में रोती रहती है। मैंने खुद कई बार उसे उस मंदिर के सामने बैठ और यहाँ वहां घूमते हुए देखा है। लोग खामखा अफवाहें फैलाते हैं। वो कोई चुड़ैल नहीं है, वो वही औरत है जो अपने बेटे की याद में रात रात यहाँ वहां भटकती रहती है। पापा की बात सुनकर मुझे अपने आप पर थोड़ी हंसी भी आई, लेकिन उस औरत के बारे में सुनकर बहुत बुरा भी लगा। कितना बुरा लगता है ना, जब अपना कोई हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए, तब जब हमारे पास उसके अलावा जीने का दूसरा कोई सहारा ही ना हो। सुहानी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। बहुत सारे डॉक्टर को दिखा, पर किसी का कोई इलाज नहीं चल रहा था। आखिरकार बुखार और कमजोरी की वजह से उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसका पति अनमोल सुहानी से बहुत प्यार करता था। सुहानी की हालत देख उसे सुहानी की बहुत चिंता हो रही थी। डॉक्टर की दवाइयों का कुछ खासा असर नहीं हो रहा था। जब तक दवाइयों का असर रहता, आराम मिलता, और जैसे ही दवाइयों का असर खत्म हो जाता, सुहानी की हालत फिर से खराब हो जाती थी। कुछ ही महीने पहले अनमोल और सुहानी ने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी और घर से भागकर इस अनजान जगह पर रहने चले आए थे। सुहानी दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें नीली गहरी थी, नाजुक गुलाबी होंठ थे, रंग ऐसा कि कोई सिर्फ हाथ लगा दे तो उसका पूरा बदन गुलाब जैसा खिल जाए। अगर कोई उसे एक बार देख ले तो उसका दीवाना हो जाए। अनमोल तब एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था। शादी के बाद पहले 2-3 महीने हंसी खुशी बीत गए, मगर पिछले कुछ दिनों से उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर सी लग गई थी। अब सुहानी की तबीयत खराब तो थी, पर हाल ही के कुछ दिनों में अनमोल ने एक बात को महसूस किया था कि सुहानी कभी बीच रात डरकर अचानक ही नींद से जाग जाती थी। कभी कभी तो नींद में ही बड़बड़ाने लगती थी, तो कभी नींद में ही उठकर घर से बाहर जाने की कोशिश करती थी। पर जब अनमोल उसे जगाता और पूछता कि क्या हुआ है, तो उसे कुछ याद नहीं आता। बस कहती कि मैंने एक डरावना सपना देखा। कभी कहती कि आज मैंने सपने में सिरकटा शैतान देखा। तो कभी कोई चुड़ैल उसके सपनों में आकर डराती थी। अनमोल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे क्या तकलीफ है। रिपोर्ट में भी कुछ भी नहीं आ रहा था। सब रिपोर्ट नॉर्मल है, पर यहां सुहानी की हालत खराब से और खराब होती चली जा रही थी। तो एक दिन अनमोल ने अपने एक दोस्त रवि को सुहानी की हालत के बारे में बताया। रवि का कहना था कि सुहानी के पीछे जरूर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ा होगा और इसी वजह से रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रहा है, लेकिन सुहानी की तबीयत खराब होती चली जा रही है और इस हालत में कोई भी डॉक्टर सुहानी का इलाज नहीं कर सकता।
अगर सुहानी को जल्द से जल्द ठीक करना है और उसे बचाना है तो हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी पड़ेगी। अनमोल का इन सब बातों में कभी विश्वास नहीं था, लेकिन जब दवाइयों का असर होना पूरी तरह से बंद हुआ और सुहानी की हालत और भी खराब होने लगी तो न चाहते हुए भी अनमोल ने रवि की मदद से किसी तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि अब सुहानी की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। वो हर हाल में सुहानी को ठीक देखना चाहता था। उसी रात रवि एक तांत्रिक को अनमोल के घर ले आया। उसने देर रात तक कुछ तंत्र मंत्र किया। पहले पहले तो सुहानी बस शांत बैठी रही, पर जब उस तांत्रिक ने अपना पुराना पैतरा आजमाया तो पता चला कि सुहानी के पीछे सच में किसी बुरी आत्मा का साया पड़ा हुआ है। वो आत्मा किसी औरत की अतृप्त आत्मा थी जिसकी अकाल मृत्यु हो गई थी और वो बस खून मांगती है। अनमोल को अब भी तांत्रिक की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन रवि बार बार अनमोल को समझा रहा था, सुहानी को बचाना है तो ये आखिरी रास्ता है। अगर अब कुछ नहीं किया तो फिर आगे जाकर कुछ भी नहीं कर सकते। सब तो चेक किया है तुमने, इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे अस्पताल छान मारे हैं, किसी का इलाज नहीं चल रहा। ये एक आखिरी बार है, इसे भी ट्राई कर लो। और अनमोल को समझाकर रवि ने तांत्रिक से उस अतृप्त आत्मा से पीछा छुड़ाने का तरीका पूछा तो तांत्रिक ने बताया, सुहानी के पति को यानी अनमोल को अगली अमावस की रात ठीक 12 बजे के बाद शमशान जाना होगा। शमशान जाकर पूरे शमशान को एक चक्कर लगाना होगा और चक्कर लगाते वक्त यहां जो लाल नमक रखा है उसको शमशान में चारों तरफ फेंकना होगा और सबसे आखिर में उसी शमशान के बीचों बीच जाकर किसी एक पेड़ के नीचे मैं जो कुछ तंत्र मंत्र की हुई चीजें दूंगा उन्हें रखकर घर वापस आना होगा। मटके को नीचे रखते वक्त जिस दिशा में तुम्हारा सर होगा उसी दिशा में 7 कदम पीछे हटकर फिर उस शमशान से बाहर निकल आना। पहले तो अनमोल ने यह सब करने से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन रवि के बहुत समझाने पर अनमोल अमावस की रात शमशान जाने को तैयार हो गया। तभी तांत्रिक ने कहा, एक बात का ध्यान रहे कि शमशान से वापस आते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, नहीं तो वो अतृप्त आत्मा तुम्हें जान से मार देगी। और फिर कुछ दिन गुजर गए। आखिरकार वो अमावस की रात आ ही गई। वो घनी काली अमावस की रात, ऐसी गहरी अंधेरी रात की शमशान जाने के नाम से ही किसी की रूह कांप जाए। उस रात बारिश भी जोरों से हो रही थी। रह रहकर बादल गरज रहे थे, बिजलियां चमक रही थी। उस दिन रवि ने अनमोल को एक मिट्टी का घड़ा और वो लाल नमक ला कर दिया। उस घड़े में तांत्रिक ने उस शैतानी आत्मा को काबू करने का सारा सामान डाल रखा था और उसे ऊपर से काले कपड़े से बांध रखा था। उस काले घड़े को लेकर अनमोल शमशान की ओर बढ़ रहा था। हवा इतनी जोरों से चल रही थी कि मानो वो अनमोल को शमशान की ओर जाने से रोक रही थी। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ तक दिखाई न दे। कई देर तक चलने के बाद अनमोल शमशान के पास पहुंचा। भले ही वो इन सब बातों में यकीन नहीं करता था, पर वो माहौल ही ऐसा था कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शमशान तक आते आते बारिश थम गई थी, पर कपड़े भीगने की वजह से उसका पूरा बदन कांप रहा था। अनमोल एक बात जान चुका था कि ऐसी गहरी रात को अकेले शमशान आना खतरे से खाली नहीं है। अब ठंड और डर की वजह से उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। लोग तो कहते हैं कि अंधेरी रात में शमशान जैसी जगहों पर हरगिज नहीं जाना चाहिए, मगर अनमोल के पास और कोई चारा ही नहीं था। अनमोल अपनी पत्नी सुहानी को ठीक करने के लिए और उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अनमोल ने अपना खुद का हौसला बढ़ाया, अपने दिल और दिमाग को समझाया और तांत्रिक ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही शमशान के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया। चक्कर लगाते वक्त अनमोल का ध्यान बार बार आसपास की झाड़ियों की ओर जा रहा था। उन झाड़ियों के बीच से आती आवाजों से उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो अपने हाथ में वो लाल नमक लेकर जगह जगह फेंक रहा था। घबराते हुए किसी तरह अनमोल ने उस शमशान का एक चक्कर पूरा किया। तब उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे हवा में लहराते हुए आ रहा है, पर पीछे देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आखिरकार एक चक्कर पूरा होने के बाद उसने नीचे रखा हुआ मटका उठाया और शमशान के बीचों बीच चला गया। वहां एक पेड़ के पास उस काले मटके को रख दिया और 7 कदम पीछे चलने लगा। उसे पीछे किसी के होने का एहसास तो हो रहा था, पर वो अपने आप को बार बार समझा रहा था कि वो बस एक वहम है। लेकिन फिर भी उसकी धड़कनें जोरों से चल रही थी।
आंखों के सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। 7 कदम पीछे हटने के बाद अनमोल पीछे मुड़कर तेजी से बाहर की तरफ चलने लगा। अभी तक वो शमशान से बाहर निकल भी नहीं पाया था कि उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई है। वो अपनी जगह पर ही रुक गया, पर वो जानता था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो अनमोल फिर से कुछ कदम आगे बढ़ा। तभी पीछे से किसी ने उसकी कमीज को पकड़ लिया। उस एहसास से ही उसका सारा शरीर कांप उठा। फिर भी वो शांत खड़ा रहा। बदन पसीना पसीना हो गया था, मगर उसने ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसलिए बिना पीछे देखे अनमोल ने एक और कदम आगे बढ़ाया। तभी उसे लगा कि जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा है। अनमोल की हालत अब और भी खराब होने लगी थी। ऐसी हालत में वो कितना भी अपने आप को समझाए, पर वो अपने डर को काबू नहीं कर पा रहा था। मन में कई सवाल उठ रहे थे, आंखें गोल गोल घूम रही थी। पीछे कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं था। उसने अपने गीले हाथों से अपने माथे का पसीना पोंछा। अनमोल अब चाहते हुए भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। जैसे उसे किसी ने उस जगह पर जकड़ रखा हो। अब उसे कानों के पास कुछ हलचल महसूस होने लगी। एक हल्की हल्की गुर्राहट भरी आवाज सुनाई देने लगी। अनमोल ने भगवान का नाम लेना शुरू किया और जोर लगाकर अपना एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की। तभी उसे उसके कानों पर एक जोरदार चीख सुनाई पड़ी। उस चीख को सुनते ही अनमोल का बदन कांप उठा, जैसे पूरे बदन में बिजली सी दौड़ गई हो। अनमोल की हालत और भी खराब हो गई। उसके पीछे कोई तो था जो उसे पीछे देखने पर मजबूर कर रहा था। अनमोल फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। वो जानता था कि बस शमशान की सीमा को पार करते ही ये सब अपने आप रुक जाएगा। नहीं बचेगी, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी, उसको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। कोई भी उसको मुझसे बचा नहीं सकता। और ऐसा कहकर पीछे जो कोई भी था वो जोर जोर से हंसने लगा। अनमोल समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। डर के मारे उसने भागना शुरू किया और भागते हुए थोड़ा आगे चला गया और थककर वो एक जगह पर रुक गया। उसे लगा कि शायद अब तक वो शमशान से बाहर निकल चुका होगा। उसके पीछे से अब कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। सब शांत हो चुका था। उसने राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया और फिर से अपने घर की ओर चलने लगा। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसने गौर से सुना तो वो सुहानी की आवाज थी। ऐसा लग रहा था मानो सुहानी रो रही हो। अनमोल से रहा न गया और उसने पलटकर पीछे देखा और पीछे देख उसके मुंह से चीख निकल गई। उसको जैसे झटका सा लगा और वो नीचे जमीन पर गिर गया। काले कपड़ों में लिपटी हुई चुड़ैल हवा में लहरा रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। आंखें लाल अंगारों से जल रही थी और उसके आसपास एक अजीब सी बदबू फैल रही थी। उसने अपने नुकीले पंजों से अनमोल की गर्दन को दबोच लिया और जोर से गुर्राई। उस तांत्रिक ने तुमसे कहा था ना कि पीछे मत देखना। और ऐसा कहकर वो फिर से जोरों से हंसने लगी। अगले दिन आसपास के लोगों को अनमोल की लाश शमशान के पास पड़ी मिली। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल काला जादू करने वहां गया था और उसी दौरान दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। सुहानी घर पर बैठे रो रही थी। पुलिस अपनी पूछताछ कर घर से निकल गई। रवि वहीं खड़ा सुहानी को समझा रहा था। पुलिस तो चली गई और रवि ने बाहर जाकर पुलिस के जाने की पुष्टि की और फिर घर के अंदर आकर उसने अंदर से दरवाजा लगा लिया और सुहानी की ओर देखते हुए रवि ने कहा था ना कि शमशान से वापस लौटते वक्त पीछे मत देखना, मगर ये नहीं माना। कहता था मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है, ये सब अंधविश्वास है, साला पागल कहीं का। और इतना कहकर वो हंसने लगा। रवि की ये बात सुनकर सुहानी रोते रोते अचानक ही शांत हो गई और उसने भी धीरे धीरे हंसना शुरू किया। उसके बाद सुहानी और रवि एक कमरे में बाहों में बाहें डाले हुए थे। रवि ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, हमारे रास्ते का कांटा अब सदा सदा के लिए हट गया है। अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सुहानी ने भी रवि को चूमते हुए कहा, हाँ रवि, मुझे तो तुमसे उसी दिन प्यार हो गया था जब मैंने तुमको पहली बार देखा था। तो रवि ने सुहानी के हाथ को सहलाते हुए कहा, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुमने अनमोल को रास्ते से हटाने के लिए यह अजीब रास्ता क्यों चुना? मैं भी तो उसे रास्ते से हटा सकता था। तो सुहानी ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा,
जो रास्ता सीधा फांसी तक ले जाए। ऐसे रास्ते पर जाने का रिस्क पागल ही लेते हैं, और ये अनमोल था ही पागल। अब देखो, किसी को शक भी ना हुआ और रास्ता भी साफ हो गया। सुहानी की इस बात को सुनकर रवि खुश हुआ और कहा, हाँ, ये बात भी ठीक है। और उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वासनाओं की सारी हदें पार कर दी। वासना का खेल खेलती सुहानी मन ही मन में अब अपने अगले शिकार के बारे में सोच रही थी।